कल हमने कहा बात कर ली थी बच्चों, तो कल अपन ने बात कर ली थी किसकी, इफिशियंसी देखी थी कार्नोट इंजन की। हाँ, कितनी प्रोसेस होती है बच्चों कार्नोट इंजन में, बोलो कौन कौन सी प्रोसेस होती है? दो एडियाबैटिक और दो आइसोथर्मल, और मैक्सिमम इफिशिएंट इंजन बनाया कार्नोट ने। ओके, हेलो, हाँ, तो सेकेंड लॉ में एक तो रेट ऑफ हीट फ्लो की जो फ्लो, सॉरी सेकेंड लॉ में जो हीट फ्लो है उसकी डायरेक्शन के बारे में बात की गई। ओके, डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अपन ने कल केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट देखा कि 100% इफिशिएंट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। ओके, हेलो, तो मैक्सिमम इफिशिएंट इंजन कार्नोट ने बनाया। अब अपन आज बात करते हैं बच्चों, अच्छा, और अपन ने कल हीट इंजन की इफिशियंसी देखी, तो हीट इंजन की इफिशियंसी या किसी भी इंजन की इफिशियंसी क्या होती है बच्चों? आउटपुट वर्क डन अपॉन क्यू सप्लाइड, ओके, इनटू 100%। दिस इज द इफिशियंसी ऑफ एनी इंजन। और कार्नोट ने जो प्रोसेस फॉलो करी उसके, अच्छा, W को क्या लिख सकते हैं? Q1 माइनस Q2, Q सप्लाई माइनस Q रिजेक्टेड। जितनी टोटल सप्लाई और जितनी रिजेक्ट हुई सिस्टम्स है उनका डिफरेंस, क्योंकि ये सब वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है। हेलो, तो किसी भी इंजन की इफिशियंसी होती है, वर्क डन को अपन ये लिख सकते हैं Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड, या यूं बोल दूं नेट हीट सप्लाइड या नेट हीट गिवन। हेलो सर, इसको वर्क डन क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेल यू 0 होता है। ओके, अच्छा, अब कार्नोट के लिए ये तो हो गया एक जनरल फॉर्मूला। कार्नोट इंजन के लिए इफिशियंसी कितनी आई, तो अपन ने जब उसको सॉल्व किया, हालांकि मैंने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन उसका डेरिवेशन आप चाहो तो 11th की बुक में देख सकते हो। और डेरिवेशन करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए। ओके, तो बोलो दिस इज T1 माइनस T2 अपॉन सप्लाई T1। ओके, और T1 किसका? सोर्स का टेम्परेचर था, हायर टेम्परेचर। याद करो, मैंने बोला था हायर नीचे आएगा। हेलो, तो ये फॉर कार्नोट इंजन, फॉर कार्नोट। हेलो, ये कल का थोड़ा रिवीजन करा रहा हूं बच्चों। फॉर कार्नोट इंजन इफिशियंसी बन गई। इन जनरल ये होती है। ओके, हेलो, और ये आ जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। इसको याद रखने का तरीका मैंने बताया बच्चों, लोअर अपॉन हायर। लोअर अपॉन हायर याद करो। हेलो, तो याद है सिंक का टेम्परेचर था T2, वो लोअर था, और याद है इंजन में हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो दिस इज नेचुरल प्रोसेस। हेलो, कल बताया था ना बच्चों। और ये जो हीट होती है वो Q1 माइनस W होती है, क्योंकि कुछ ऑर्डर हो गया, तो जितनी हॉट बॉडी से हो या सोर्स से हीट ली, उसमें से कुछ तेरा स्कूटर चलाने में, और बाकी धुआं बन के बाहर निकल गया साइलेंसर से। ओके, सिंक में, कोल्ड बॉडीज में। तो बोल दूं, अंदर इंजन का टेम्परेचर हाई होता है, अंदर जो हीट जनरेट होती है हाई टेम्परेचर पे, और उससे आपके सराउंडिंग जिसका टेम्परेचर लो होता है उसमें धुआं बना के फेंक देता हूं मैं, और कुछ तेरे को आउटपुट दे देता हूं, और यही इंजन की एफिशिएंसी है। तो बोलो बच्चों, जितना वर्क डन ज्यादा होगा और जितनी हीट कम लूंगा, जितनी कम हीट पर मैं ज्यादा वर्क डन कर दूंगा, उतनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जितने कम हीट पर ज्यादा वर्क डन कर दूंगा, उतना इफिशिएंट इंजन होगा। उतना कम से कम सामान में बढ़िया से बढ़िया चीज बना के दे दो तो आप जबरदस्त इफिशिएंट हो। याद है अपन घर का फर्नीचर बनवाते हैं तो कारपेंटर से यही तो बात करते हैं, इस फर्नीचर में कम से कम प्लाई यूज करना, हमारा बिगाड़ा कम करना। हेलो, तो हम चाहते हैं वो ज्यादा इफिशिएंटली काम करे, दिमाग लगा लगा के प्लाई यूज करे। हेलो, तो हम भी इंजन से यही बोलते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा अक्कल लगाओ, और जो हीट ले रहे हो उसका ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दो, हमारे स्कूटर को ज्यादा से ज्यादा चलाओ, एवरेज बढ़ाओ। ओके, हेलो, अच्छा, इसीलिए देखो, आप कभी देखना, किसी ड्राइवर को करके ले जाते हो तो 90 से 100 के बीच में 4 व्हीलर चलाते हैं हाईवे पे, और हम बहुत तेज दौड़ाते हैं, तो 90 से 100 हम पूछते भैया आप इससे क्यों चला रहे हो, तो बोलते हैं इसमें मैक्सिमम एवरेज निकलती है। तो बच्चों क्या होता है, थ्रोटलिंग एक प्रोसेस होती है, मतलब कितना मिक्सचर होगा, दो फ्यूल का कितना मिक्सचर होगा, वो थ्रोटलिंग पे डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड या कितनी थ्रोटलिंग मेंटेन रखते हो, तो आपकी इफिशियंसी बढ़ती जाती है। ओके, आप एकदम गाड़ी तेज चलाते हो तो वेस्टेज ज्यादा हो जाता है। जैसे अपन गैस में भी कोई चीज पकाते, इससे समझो, गैस में भी कोई चीज पकाते बच्चों, तो एक पर्टिकुलर लेवल का गैस ऑन करने से मैक्सिमम वेस्टेज होता है, सॉरी मिनिमम वेस्टेज होता है। आप बहुत तेज गैस चला दोगे तो भी वेस्टेज ज्यादा होगा,
क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट साइड से निकल रही होगी बाहर। ओके तो हर चीज का एक मैक्सिमम एफिशिएंसी का हिसाब किताब होता है। ओके सर, अच्छा बताओ इस इंजन की एफिशिएंसी 100% लानी तो क्या करना पड़ेगा? अगर n 100% याद है प्लांक और उसका सॉरी केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट क्या था कि 100% इफिशिएंट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। याद है उन्होंने बोला था? हेलो हाँ, अब देखो इधर देखो, बताओ 100% इफिशिएंट इंजन बनाते हो तो इसको इनफाइनाइट करना पड़ेगा। हेलो और वो बच्चों इसको इनफाइनाइट या T2 को जीरो करना पॉसिबल नहीं है। सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट, जबरदस्त हीट वाला टेम्परेचर, तो इनफाइनाइट करना भी पॉसिबल नहीं और T2 को जीरो करना भी पॉसिबल नहीं, एब्सोल्यूट जीरो। ओके हेलो बोलो ना बच्चों, समझ में आ गई? 100% इफिशिएंट इंजन क्यों नहीं पॉसिबल है? अरे आप कैसे T1 को इनफाइनाइट करोगे? अंदर टेम्परेचर इनफाइनाइट आप कर दोगे? 4-6 हजार केल्विन टेम्परेचर तो बनाया नहीं जा रहा आपसे। हेलो अरे फ्यूजन कराने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उतना ही हम नहीं बना पा रहे हैं, तो आप ये इनफाइनाइट कहां से करोगे? पहली बात। दूसरी बात, सराउंडिंग का टेम्परेचर जीरो, एब्सोल्यूट जीरो करना भी पॉसिबल नहीं है। ओके हेलो चलो, तो क्या बोल दूं, दोनों ही बातें पॉसिबल नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। क्लोसियस स्टेटमेंट, एक क्लोसियस नाम के साइड और फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटर पढ़ते हैं। ओके और फिर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया। हाँ क्लोसियस, हाँ बोलो क्या बोला क्लोसियस ने? हेलो क्लोसियस स्टेटमेंट। ओके हाँ क्लोसियस, बोलो क्या बोला क्लोसियस ने? कोई बताएगा क्लोसियस स्टेटमेंट क्या है? हेलो हाँ, तो क्लोसियस ने बोला कि हाँ इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, है ना? या वही स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर heat from a cold to hot object, from cold to hot object without any external agency, without external agency, external work। हेलो आप बिना एक्सटर्नल वर्क के कोल्ड से हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते। दिस इज नॉट नेचुरल लॉ। ओके हॉट से कोल्ड की तरफ तो अपने आप ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन कोल्ड से हॉट की तरफ अगर आपको ट्रांसफर करनी है तो एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए। ओके हेलो बोलो यस सर। तो बोलो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट अपने आप फ्लो नहीं होती है, तो बोलो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। बोलो हेलो यस सर। otherwise it is not possible, this direction is not possible without any external work। okay तो रेफ्रिजरेटर में यही होता है। देखो देख ये हॉट है ना, ये हॉट है ना, T1 है ना, T1 को हॉट ही लिया था अपन। अब देखो यहां से वर्क डन करना पड़ेगा। हेलो इनपुट डालना पड़ेगा, तभी आप कोल्ड से हॉट की तरफ हीट ले जा पाओगे। ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है T2, तो मतलब अगर यहां से आपको हीट ले जानी है, हेलो और इधर रिजेक्ट करनी है Q1 ए हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ, तो मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा। विदाउट वर्क इट इज नॉट पॉसिबल। कोल्ड से हॉट की तरफ हीट पहुंचाना नॉट पॉसिबल विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। ओके तो मतलब यहां से आपको वर्क करना ही पड़ेगा। बोलो यस सर। तो सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये Q2 Q1। ओके तो मतलब ये Q1 बराबर हो जाएगा बच्चों Q2 प्लस W। ओके Q2 प्लस W। ये ओके बच्चों आप जो रिजेक्ट करोगे हॉट ऑब्जेक्ट में वो Q2 जितनी हीट आपने कोल्ड ऑब्जेक्ट से खींची वो प्लस
वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंसी ने करा उनका टोटल होगा। मतलब पता क्या है, रेफ्रिजरेटर में जैसे डीप फ्रीज में कोई चीज या फ्रीजर में कोई चीज रखी आपने, है ना, उसको वो जो ठंडी होती जा रही है, तो पता है जैसे मान लो मैंने एक एप्पल रखी, हेलो, ये एप्पल रखी बच्चों, हेलो, तो इस एप्पल से हीट खींची जा रही है। तो मान लो 10 जूल हीट खींची फॉर एग्जांपल, है ना, ये फ्रिज के अंदर है ना, और मैंने प्लग लगाया, तो ये जो हीट खींची जा रही है, यहां से एक्सटर्नल सप्लाई आएगी और वो इससे जो हीट खींचेगी और यहां से जो हीट सप्लाई हुई वो दोनों मिला के फ्रिज के पीछे से बाहर निकलेगी Q2। हेलो, ओके, बोलो बच्चों, बोलो। तो बोल दू ये हीट Q1 बोला अपन ने इसको। तो बोल दू इस ऑब्जेक्ट से जो Q2 हीट ली है इसको Q2 बोला अपन ने, जो हीट एब्स्ट्रैक्ट करी है, तो Q2 जो हीट ली है प्लस वर्क डन मिला के बाहर निकलेगा। तो ये Q1 जो होगा बच्चों ये 10 जूल से ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से प्लग में वर्क डन करा 5 जूल, तो बोल दू टोटल 15 जूल रिजेक्ट होगी। हेलो, बोलो। तो फ्रिज के पीछे अगर आप खड़े हो जाओगे तो वहां पे ऑब्जेक्ट से खींची गई हीट से ज्यादा हीट मिलेगी आपको, ऑब्जेक्ट से खींची गई प्लस वर्क डन ये मिलेगा। ओके, Yes, sir. हेलो। अब देखो इसमें एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछता हूं दिल से। एक रूम है, एक पैक रूम, बिल्कुल पैक, कहीं से ना तो हीट अंदर आने की जगह ना बाहर जाने की, बिल्कुल सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और यहाँ एक फ्रिज रखा है, हेलो, और ये प्लग लगा उसका। ओके, फ्रिज, ओके बच्चों, हेलो, और ये ऑन है। बताओ इस रूम का टेम्परेचर समय और इसका दरवाजा खुला छोड़ दो, चलो, है ना, इसका दरवाजा खोल दिया अपन ने, फ्रिज को खुला छोड़ दिया। बताओ इस रूम के अंदर टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? तुम्हें ठंड लगेगी या गर्मी? गर्मी। इस रूम का टेम्परेचर समय के साथ बढ़ेगा। सर क्यों? ये तो ठंडक देगा। तू सामने खड़ा हो जाएगा तो थोड़ी सी तेरे को ठंडक लगेगी। क्यों? क्योंकि वो तेरे से हीट खींच रहा होगा और पीछे फेंक रहा होगा, तो थोड़ा सा डायरेक्शन की वजह से तेरे को ऐसा महसूस हो जाएगा। लेकिन लंबे समय बाद पूरे रूम का टेम्परेचर जब होमोजीनियस होगा तो बढ़ चुका होगा। सर क्यों? क्योंकि मैं बोल दूं ये फ्रिज जितनी हीट तुम्हारे से ऑब्जेक्ट से ले रहा है उससे ज्यादा पीछे रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से वर्क डन भी आ रहा है। तो मैं बोल इस कमरे में नेट वर्क डन बाहर से आ रहा है, तो मतलब नेट हीट सप्लाइड एक तरीके से बाहर से हो रही है। यूं समझ लो इस रूम में हीटर चला दिया, ये उस टाइप की बात हो गई। तो मतलब बच्चों ऑब्जेक्ट से तेरा तुझको अर्पण, एप्पल से 10 लिया, वो 10 तो फेंका ही और ये वाला भी एक्स्ट्रा हो गया। तो मतलब एप्पल से लेके वापस रूम में, एप्पल से लेके वापस रूम में फेंक रहा है। ये यूं समझ लो तुम्हारे से लेके, तुम्हें जो ठंडक लगी तुम्हारे से लेके वापस पीछे से फेंक रहा है। तो मतलब तुम्हारी एक जेब से रुपए लेके दूसरी में डाल दिए और एक्स्ट्रा डाल दिए। हेलो, तो बोल ये हीट नेट एक्स्ट्रा आ रही है। तो बोल आगे से वो 10 ले रहा है और पीछे 12 फेंक रहा है, उसमें से 2 ये है। हेलो, तो बोल नेट रूम में 2 बढ़ गया। हेलो, तो बोल ये सिस्टम में ऐड होता जा रहा है। हेलो, तो मतलब बच्चों जो कोल्ड ऑब्जेक्ट को जो हीट ट्रांसफर की जा रही है वो हॉट ऑब्जेक्ट, सॉरी, जो हॉट ऑब्जेक्ट को हीट ट्रांसफर की जा रही है वो कोल्ड से ली गई हीट से ज्यादा है, उसमें वर्क डन भी ऐड हो गया। तो बोल दो नेट गर्मी होगी रूम में, तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, हेलो। हाँ, कई बच्चे सोच लेते ठंडक होगी, नहीं, वो आपको आगे ठंडक इसलिए लग रही है। क्यों? क्योंकि आपसे जस्ट हीट उसने ली है और पीछे फेंकी है। ओके बच्चों, लेकिन फाइनली रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि फेंकी ज्यादा है लेने से। ओके सर, लेकिन बच्चों अगर ये रूम पैक है और यहाँ खिड़की है, हेलो, उस खिड़की के मैं सारे दरवाजे हटा के फ्रिज को यहाँ फिट कर देता हूं और अब अंदर दरवाजा खुला रखता हूं, ये फ्रिज, और उसका एग्जॉस्ट बाहर कर दिया फ्रिज का पीछे वाला हिस्सा, और ये प्लग तो अंदर लगा दिया और इससे दरवाजा खोल दिया फ्रिज के अंदर, रूम के अंदर। ये रूम है और इसका एग्जॉस्ट बाहर कर दिया। अब बताओ रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? कम होगा। अब कम होगा। अब कम होगा क्योंकि हीट लेगा वो रूम में से और फेंकेगा सराउंडिंग में बाहर, रूम के बाहर। तो मतलब इस बार ठंडक होगी रूम में। हेलो, पक्का बच्चों? तो सर सारे कंसेप्ट समझ में आ गए कि क्या रेफ्रिजरेटर का वर्क होता है। ओके, अब देखो यहां से देखो बच्चों, तो बोलो बच्चों हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट से हीट ली और हॉट की तरफ ट्रांसफर कर दी। जो ट्रांसफर करी हॉट को वो ज्यादा होगी कोल्ड से ली गई से,
क्योंकि हमारे को एक्सटर्नल वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि यह काम अपने आप नहीं हो सकता, बिना किसी की मदद से नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि उल्टा काम है, ये नेचर का उल्टा है। हेलो, अच्छा, तो एक रेफ्रिजरेटर के लिए टर्म डिफाइन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कॉफी, क्या है बोलो, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हेलो, सीओपी। हेलो, तो सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बोलो बच्चों। रेफ्रिजरेटर क्या, परफॉर्मेंस का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बोलो कितना होता है? तो ये होता है बच्चों, बताओ रेफ्रिजरेटर की को शाबाशी हम कब देंगे? जब वो हमारे चीजों को जल्दी जल्दी ठंडा करेगा या लेट ठंडा करेगा। क्या काम है रेफ्रिजरेटर का? हाँ, जल्दी जल्दी ठंडा करे का मतलब मैं बोलूं बच्चों, वो हीट जल्दी जल्दी एक्सट्रैक्ट करे, तो मतलब जितना Q2 ज्यादा होगा उतनी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए। रेफ्रिजरेटर की शाबाशी बढ़नी चाहिए, जितनी वो ऑब्जेक्ट से हीट खींचेगा Q2 जितना ज्यादा होगा उतना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ना चाहिए। हेलो, क्योंकि हमने तो फ्रिज लगाई इसीलिए घर में कि वो हमारी चीजों को ठंडा करे। अच्छा, और उसके लिए तुझे वर्क डन ज्यादा करना पड़े तो अच्छा है कम? तेरी बिजली ज्यादा वेस्ट हो तो अच्छा है कम वेस्ट हो तो कम, तो मतलब W कम होना चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होगा। तो मतलब कम वर्क डन पे ही ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट कर ले, मेरे ऑब्जेक्ट को कम वर्क डन पे ही ज्यादा ठंडा कर दे तो मजा आ जाए मेरे को। तो मतलब बच्चों कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है बच्चों हीट एक्सट्रैक्ट, जितना हीट ज्यादा Q2 ऑब्जेक्ट से ली गई हीट, Q2 कितना ठंडा करेगा वो ली गई हीट पर डिपेंड करेगा। तो दिस इज Q2 हीट एब्स्ट्रैक्ट, हीट एब्स्ट्रैक्ट, हीट एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट, हीट एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट द्वारा नहीं, ऑब्जेक्ट से, फ्रॉम ऑब्जेक्ट। लो, ये एब्स्ट्रैक्ट कर दो। लो, बोलो, ऑब्जेक्ट से हीट खींचना, तो जितनी ज्यादा हीट खींचोगे उतना बढ़िया फ्रिज है। और इसके लिए वर्कडन कितना करना पड़ा? हीट तो बहुत खींचनी पर पता पड़ा, वर्कडन भी बहुत करना पड़ा तो मजा नहीं आया। कम वर्कडन में ज्यादा हीट खींचो, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हेलो, हेलो, बोल मेरे बच्चे। हाँ, अब सुनना, स्टार मार्क कर दो इस फॉर्मूले में बच्चों। अच्छा, और W में बोल दो बच्चों, W हो जाएगा बच्चों कितना? W कितना हो जाएगा? तो Q1 माइनस Q2 देखो, जितनी, अब कई बार वो सिंक में या हॉट ऑब्जेक्ट में या हॉट रिजर्वायर में रिजेक्टेड हीट भी दे देगा, तो बोल दो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को यूं भी लिख सकता हूं Q2 अपॉन कितनी हीट रिजेक्ट करी माइनस कितनी एक्सपेक्ट करी। हेलो, हेलो, ऑन सॉल्विंग ये आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू T2 अपॉन, हेलो, T2 अपॉन T1 माइनस T2। याद है T2 कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर था, मैंने इंजन में दिया था, तो इंजन की उल्टी प्रोसेस है, इंजन में हायर से लोअर की तरफ हीट जाती है, इसमें लोअर से हायर की तरफ। बोलो। Yes, sir. अब देखो सेम सोर्स और सिंक का, सेम सोर्स और सिंक का इंजन और को बनाऊं तो मैं तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को शायद बीटा से लिखते देख लेना। हेलो, अगर इसमें और उसमें कंपेयर करूं मैं इफिशियंसी में तो भी कर सकता हूं। कैसे? T2 नीचे भेज दो तो T1 बाई T2 माइनस 1, 1 अपॉन T1 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस 1, ये आ गया बीटा। और याद है वहां पे आ जाता था बीटा बराबर 1 माइनस T 1 अपॉन T2, T लोअर अपॉन T हायर, T2 अपॉन T1 सॉरी, T लोअर अपॉन T हायर। याद है वहां पे कितना था बीटा? 1 माइनस, हेलो, T2 लोअर अपॉन हायर। हेलो, ये नीटा फ्रैक्शन में, हेलो, ये फ्रैक्शन में, तो नीटा की वैल्यू फ्रैक्शन में और बीटा में रिलेशन भी बना सकता हूं मैं चाहूं तो यहां से। ओके, कई बार एग्जाम में पूछ लेता नीटा और बीटा में रिलेशन बताओ, बता दोगे? हेलो, अगर वो नीटा और बीटा में रिलेशन पूछेगा तो बता दोगे क्या? हेलो, Yes, sir. तो सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी T2 बाई T1 निकालूंगा और यहां से भी T2 बाई T1 और दोनों में रिलेशन बना दूंगा। ओके, चलो अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे एक आधा क्वेश्चन करके इसको खत्म करते हैं। ओके, चलो आ जाओ, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन करते हैं।
तो सर हमारे को क्लोसियस का स्टेटमेंट भी समझ में आ गया, प्लैंक और केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट भी समझ में आ गया, सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ सब समझ में आ गया। अब सर आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे न्यूमेरिकल करा दो, इधर देखो। तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, ओके, उल्टा काम होता है। ओके बच्चों, अब इधर देखो, if COP of a refrigerator ओके, हेलो, कितना दिया COP of a refrigerator is 5, ओके, 5 दिया बच्चों। COP of a refrigerator is 5 and it abstract heat, कितनी हीट दी है? heat equal to 250 जूल पर सेकेंड, 250 जूल पर साइकिल। हेलो, 250 जूल पर साइकिल हीट एक्सट्रैक्ट करता है ना? हेलो, पर साइकिल फ्रॉम कूलिंग ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपने ठंडा करने के लिए रखा उससे 250 जूल हीट पर साइकिल एक्सट्रैक्ट करता है और उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 5 है, ओके। हेलो, हाँ, देन W रिक्वायर्ड पर साइकिल विल बी, कितना वर्क की जरूरत पड़ेगी ये बताना है, और बताना है हीट रिजेक्टेड टू हॉट रिजर्वायर या टू हॉट सराउंडिंग पर साइकिल विल बी। इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बोलो, करो बच्चों। पर साइकिल कितनी हीट रिजेक्ट होगी ये बताना है और ये दोनों बताना है, करो ट्राई। और एक कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कराता हूं, पहले ये करो, फिर एक कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देता हूं। चलो बोलो बच्चों। हेलो, बोलो। पहले का बनना हाँ बोलो, बच्चों, कितना आएगा? तो बोल दो बच्चों, ये बहुत आसान है। पहले तो बताओ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है। अब सारी बातें देखो, टेम्परेचर में बात नहीं की जा रही है, एनर्जी में बात की जा रही है, मतलब हीट में बात की जा रही है। तो बोल दो बोलता है बच्चों, कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी डिवाइड बाय वर्क डन फॉर दिस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बोलो, हेलो, तो बोलो ये दिया हुआ कितना, 5, और बोलो बच्चों कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी वो भी दिया हुआ है, 250 जूल पर साइकिल लेता है, तो इसके लिए वर्क डन कितना होगा? तो वो तो 1/5 वर्क डन होगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 5 है, इसका मतलब जितना वर्क डन करते हैं उसकी 5 गुना ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करता है। वर्क डन के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करता है, तो आपके वर्क डन से 5 गुना ज्यादा आउटपुट देता है। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसकी 5 गुना ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करके सराउंडिंग में फेंक देता है। हेलो, तो बोल दो मेरा फ्रिज बड़ा तगड़ा है,
तो मैं बोलता हूँ W बराबर 50 जूल पर साइकिल आ रहा है। हेलो, हर साइकिल में 50 का वर्क करना पड़ेगा और वो 250 रिजेक्ट कर देगा बाहर। हेलो, बोलो ना बच्चों। हाँ, अच्छा, अगर वो 50 का वर्क डन करना पड़ेगा तो बताओ बच्चों, वो 250 हीट खींच रहा है तो सराउंडिंग में रिजेक्ट कितनी करेगा Q1? तो बोलते वो जितनी खींची प्लस जितना वर्क करा वो। बनाओ डायग्राम, मैंने समझाएगा तेरे को। हेलो, याद है, यहां से जितनी खींचेगा उससे ज्यादा रिजेक्ट करेगा। हेलो, क्योंकि वर्क डन भी होगा। याद कर मेरे बच्चे। तो Q1 Q2 प्लस W के बराबर होगा। तो बोल तो Q1 बराबर Q2 प्लस W। बोलो, जितनी खींची तो 250 पर साइकिल खींच रहा है। कोड ऑब्जेक्ट से इतनी खींच रहा है प्लस 50 का वर्क डन हो रहा है। तो बोल दोनों को मिला लो, इतनी बाहर फेंक देगा। तो बोल दोनों मिला के 300 जूल पर साइकिल फेंकेगा। हेलो, तो 300 जूल पर साइकिल रिजेक्ट होगी सराउंडिंग में। तो आपको सराउंडिंग में 300 जूल पर सेकंड मिल जाएगी। ओके, हेलो, 250 खींची और 50 की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होकर हीट बनी। ओके, आ गए दोनों के आंसर। तो ये हो गया सेकंड का आंसर और ये हो गया फर्स्ट का आंसर। खत्म बच्चों। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन टेम्परेचर वाला और करते हैं ताकि सेकंड फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, चलो हटा दो इसको। यही क्वेश्चन है। एक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वही 5 है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 5 है। ओके, अब ये दिया हुआ है इफ टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये दिया हुआ है। हाँ, if temperature of cold object, कूलिंग ऑब्जेक्ट कर दो, कूलिंग ऑब्जेक्ट जो ठंडा एज -13 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना बच्चों? -13 डिग्री सेंटीग्रेड। देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जिसमें हीट फेंकूंगा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विल बी, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग या रिजर्वायर। हेलो, सराउंडिंग in which heat is rejected will be, बोलो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होगा? तो बच्चों टेम्परेचर वाला फॉर्मूला याद नहीं तो बर्बाद। बोलो क्या होता है टेम्परेचर वाला फॉर्मूला COP की टर्म्स में? बोलो ऊपर कौन सा आता है? बोलो बच्चों। तो बोल दो Q2 अपॉन, याद करो नीचे से Q2 अपॉन Q1। तो बोल दो बच्चों T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये याद होना जरूरी है बच्चों। जहां T2 कौन सा टेम्परेचर है? कोल्ड ऑब्जेक्ट है, कूलिंग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है। अगर फॉर्मूले में थोड़ी भी गड़बड़ कर दी बर्बाद। तो बोल दो कूलिंग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ऊपर याद है Q2 आता था और Q और T प्रोपोर्शनल होते हैं। डेरिवेशन नहीं करा अपन ने। तो बोल दो T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो ध्यान में ऊपर कम वाला, ये याद रखना बहुत जरूरी है। कम अपॉन ज्यादा माइनस कम। नीचे तो ठीक है, ज्यादा माइनस कम ही आएगा, नहीं तो नेगेटिव बन जाएगा। हेलो, बोलो। नहीं तो यूं याद रखो, कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, T1 आएगा T2। मान लो तूने T1 याद रख दिया तो इसको अपॉन में करके याद करो। तो इसको नीचे ले जाओ तो 1 माइनस T2 बाई T1 आ गया। हेलो, याद कर, तू तो रख ले, चल छोड़, टाइम खराब मत कर। T2 अपॉन कम अपॉन ज्यादा माइनस कम, कम अपॉन ज्यादा माइनस कम। और इफिशियंसी में तो मैंने याद ही करा दिया था, 1 माइनस T लोअर अपॉन T आया। ओके, चला जाओ। अब ये देख, ये कितना आएगा? तो बोल दो बच्चों T2, तो कूलिंग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर -13 है, तो यहाँ पे लिख दो -13 अपॉन T1 माइनस -13 इज इक्वल टू 5। हेलो, सही है क्या? No, sir. क्यों? केल्विन में बदलो, नहीं तो हाँ, तो केल्विन में बदलो। ये लिख के काटो, T इन केल्विन। हेलो, तो रखो केल्विन में। तो 5 इज इक्वल टू, यानी तो 273 माइनस 13, ये हो गया T2 अपॉन T1 निकालना माइनस, ये आ जाएगा 273 माइनस 13, ये हो गया T2
ओके, अब करो कितना आ रहा है, तो यहां से आ रहा है बच्चों 5 बराबर 260 अपॉन T1 माइनस 260, और इसको सोल्व करो तो बोलो कितना आ जाएगा, तो इधर भेजो, तो 5T1 माइनस 1300 बराबर 260, तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, तो T1 बराबर देखो 312 आ रहा है, देखो करो तो, अरे मैंने तो किया हुआ है 312 केल्विन, देखो 1300 प्लस 200 1560 डिवाइड बाई 5, तो 1560, तो 312 1560 बटा 5 312 आ रहा है, कर लो, और 312 से T1 बराबर आ रहा है बच्चों 39 डिग्री सेंटीग्रेड। हेलो, खत्म। हेलो, Yes, sir. तो मेरे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको समझ में आया क्या? Yes, sir. चलो, तो मेरे हिसाब से तुम्हारे ये थर्मोडायनामिक्स 100% कंप्लीट हो गई, कार्नोट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर सब हो गया। अब बच्चों एक दो थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाता हूं, करो याद तक नोट। ये हो गया बच्चों। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नीटा बीटा में रिलेशन लिख लोगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और इफिशियंसी बिल्कुल सर एक दूसरे की टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। याद है मैंने बताया T1 बाई T2 निकाल के दोनों को कंपेयर कर लेना। ओके, Yes. चलो अब आगे बात करते हैं बच्चों। अब सुनना, थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें बच्चा उलझता इधर है। टाइम बच गया तो थोड़े से और क्वेश्चन देख लो। हाँ इधर देखो, हाँ इधर देख बेटे, हाँ इधर देखो, if 1 mole helium gas follow the process T is equal to V square and temperature of gas is increased from 300 केल्विन टू 1200 केल्विन, then पहला work done by the gas, second change in internal energy, third heat supply, ये तीनों चीजें निकालनी। ओके, अब सुनना मेरे बच्चे, मेरे पास दो, देखो सबसे पहले कौन सा निकालना पसंद करोगे इसमें से, बताओ सबसे पहले कौन सी कैलकुलेशन करोगे, तीनों में से कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले सोल्व करोगे, बोलो। डेल यू, डेल यू, क्योंकि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये तो अननोन प्रोसेस है कोई, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, मैंने तो ऐसी प्रोसेस ही नहीं देखी, तो बोल इस प्रोसेस में तो बहुत दिमाग लगाना है, तो बोल डेल यू बहुत आसान है, कोई भी प्रोसेस हो डेल यू बराबर NCV/dt। हेलो, तो बिल्कुल सबसे पहले मैं यही निकालूंगा, तो बहुत आसान है, तो बोलो कितना, तो N हो गया बच्चों 1 मोल, और CV कितना हो गया मोनो एटॉमिक का 3/2R, और डेल्टा T कितना हो गया 900 केल्विन। हेलो, और इसको सोल्व किया तो बच्चों आ जाएगा कितना 1350 आएगा, देखो तो लो R में ही रहने दो, चेक करो देखो मेरी कैलकुलेशन सही है क्या। अरे वो 450 का 3 गुना 1350 ही तो होता है, अरे 902 से कटा तो 450, तो 450 इंटू 3 1350, सही है बिल्कुल। ओके, Yes, sir. अब मेरे पास काम करने के दो तरीके हैं, एक या तो वर्क डन निकालू पीडीवी के इंटीग्रेशन से, लेकिन उसमें दिक्कत यह है वॉल्यूम की कहीं इंफॉर्मेशन ही नहीं है। देखो इसको वर्क डन को अगर मैं पीडीवी से कैलकुलेट करता हूं तो एक समस्या आएगी, वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सारी बातें टेम्परेचर में की हुई है, तो दिस इज नॉट कंफर्टेबल पोजीशन फॉर दिस इंटीग्रेशन। हेलो, Yes, sir. दूसरा तरीका मैं डेल क्यू निकालू, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन है मोल है, तो मैं ये हो जाएगा NCDT। हेलो, बस dt पता है, n पता, c पता करना है, और याद है किसी भी प्रोसेस का c निकाल लूंगा मैं, c बराबर cv प्लस p बाई n इंटू dv बाई dt, सिखाया था लास्ट क्लास में, किसी भी प्रोसेस का c निकालने का तरीका बताया था। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. याद आया, किसी भी प्रोसेस का c निकाल सकते हैं हम,
कोई अननोन प्रोसेस, उसका सी निकालने का तरीका ही है। तो बंधु ये होमवर्क है, घर पे इस मेथड से करना। होमवर्क इस मेथड से करना, घर पे इस मेथड से। हेलो, मेथड से घर पर करना, घर पर। मैं दूसरा तरीके से कर रहा हूं क्योंकि ये मैं बता चुका हूं, ए सी निकालना मैं सिखा चुका हूं। तो आप घर पे जो करोगे वो पहले ये निकालोगे, फिर ये फर्स्ट ये देन, फर्स्ट ये देन ये देन ये। हेलो, बोलो बच्चा, देन बर्दर। तो घर पे आप क्या करोगे, डेल यू मैंने निकाल दिया, आप डेल क्यू निकालोगे, पहले सी निकालोगे, फिर डेल क्यू निकाल के डिफरेंस लोगे, डेल क्यू माइनस डब्ल्यू कैसे। तो मैं बोलूं घर पे आप करोगे डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू बराबर डेल क्यू माइनस डेल यू। डेल क्यू मैंने निकाल दिया, डेल क्यू आप पहले निकालोगे घर पे। ओके, हेलो, बोलो ना बच्चों। चलो अभी करो, करो, निकालो। वी और टी में सीधी रिलेशन है, तो डीवी बाई डी टी निकाल के रखो फटाफट। चलो अभी करो, निकालो सी, होमवर्क हटाओ, अभी करो क्लास में। करो देखता हूं कितनी प्रैक्टिस हुई तुम्हारी। करो अभी करो। डेल यू मैंने निकाल दिया, आप डेल डब्ल्यू निकालो, पहले निकालो। करो इसको, करो अभी बैठ के। बोलो कितना आ रहा है, सी निकालो सारे लोग। तो बोलो सी भी कितना है, बोलो। अरे सीवी की वैल्यू रख देना, 3/2 मोनोएटॉमिक गैस है। Yes, sir. P बाई एन, एन की वैल्यू अभी रख दूंगा 1 मोल। ओके, पहले डीवी बाई डीटी, और मेरी किस्मत अच्छी है, वी और टी में रिलेशन सीधा थाली में भरोसा हुआ है। तो बोलो डीवी बाई डीटी कितना हो जाएगा। तो करो डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो जैसे ही करा इधर 1 आया और इधर 2v डीवी बाई डीटी। हेलो, करो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो इधर 1 आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 और 2v डीवी बाई डीटी। तो बोलो डीवी बाई डीटी कितना आएगा यहां से। तो बोलो डीवी बाई डीटी बराबर 1/2v। बोलो, रखो 1/2v। बोल बच्चे। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हाँ, अच्छा अब क्या करूं सर, तो बताता हूं। इसको एनआरटी बाई वी लिख दे, तो 3/2r थोड़ा मैनिपुलेशन कर, इसमें रिलेशन तो बोल दूं 1/n अलग रख, और इसको एनआरटी बाई वी लिख। तो जैसे एनआरटी बाई वी लिखेगा 2v² बन जाएगा। एनआरटी बाई वी, वी स्क्वायर और 2 था ही, n से n गया, और याद है t बाई वी स्क्वायर 1 है, t बाई वी स्क्वायर 1 है, या t बराबर वी स्क्वायर लिख दे। हेलो, तो बोल दो 3/2r, और t की जगह n से n कट गया, प्लस ये r/2 अलग कर, और t की जगह वी स्क्वायर लिख दे, बस। बोल दो ये 1 हो गया, तो बोल दो ये 2r आ गया। हेलो, तो बताओ डी क्यू कितना आ गया। अरे समझ गए ना बच्चों। हेलो, तो मैं बोलूं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां, टी बाई वी स्क्वायर 1 हो जाएगा, इससे टी बाई वी स्क्वायर 1 हो गया, तो बोलूं यहां से 2r आ गया यहीं पे। हेलो, 3r/2 प्लस r/2, 3r/2 प्लस r/2 2r। तो बोलो डेल क्यू कितना आ जाएगा। तो बोलो डेल क्यू बराबर NCDT, और NCDT की वैल्यू रखा तो n 1 मोल, C की वैल्यू 2r, और dt की वैल्यू 1200 माइनस 300 900। तो बोल दो 1800 आ गया। हेलो, तो इस बार पहले हीट सप्लाई निकाल ली, सी निकाल के, तो बोल दो 1800 आ हीट सप्लाई करिए। मेरे बच्चे देखे ना क्या कर रहा हूं मैं। Yes, sir. अब देखो, डेल यू 1350 और डेल क्यू 1800 आर, तो बोल दो डब्ल्यू आ जाएगा बच्चों। डेल क्यू कितनी हीट दी माइनस उसमें से इंटरनल एनर्जी कितनी बड़ी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बोल दो 1800 आर में से 1350 अंदर है, तो बोल दो 450 का फर्क हुआ। हेलो, बहुत सीधा हिसाब। पापा ने 1800 आर दिया, उसमें से 1350 आर अंदर है, तो 450 आर का मार्केट में खर्चा करा है। ये तो एक तरीका हुआ जिसमें मैंने सी निकाल के डेल क्यू निकाला। तो जब जब टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन होती है, सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, अब दूसरे तरीके से करता हूं। ये तो मैं कल सिखा चुका हूं तुम्हारे को। सर दूसरा तरीका क्या है, करो ये नोट करो, पहले इसका फोटो क्लिक करो, फिर दूसरा तरीका बताता हूं। हेलो, हटा दूं। हो गया टाइम इसका। हेलो,
सर दूसरा तरीका क्या बताता हूं, इस बार डेल क्यू पहले नहीं निकालूंगा, इस बार मैं डेल क्यू पहले नहीं निकालूंगा बच्चों, तो सर डेल डब्ल्यू निकालूंगा। सर इसका वर्णन कैसे निकालोगे, यही तो प्रैक्टिस करनी है। कई बार वो आंसर वर्णन निकलाता है, कई बार वो एग्जाम में आंसर वर्णन कैलकुलेट करवाते हैं, उसके लिए बच्चे में दिमाग होना चाहिए। सर कैसे बताता हूं, इधर देख, ये अपना एग्जाम्पल था, अब वर्णन निकाल रहा हूं, अलग मेथड देखा, मेथड 2, सॉल्यूशन मेथड 2। इधर देखो, वर्णन क्या होता है ये बता, बोल दो पीडीजी का इंटीग्रेशन। अब मैं बोल दूं बच्चों दिक्कत ये है, यहां पे वॉल्यूम के लिमिट चाहिए, ओके, हेलो, और मेरे पास इंफॉर्मेशन टेम्परेचर की है, तो मेरी दिली तमन्ना है मैं इसको टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दूं या इंटीग्रेशन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करूं ताकि लिमिट टेम्परेचर किया जाए। तो सर उसके लिए क्या करोगे, वीओटी में रिलेशन, तो यहां से मैं बोल दूं बच्चों ए dt बराबर 2v dv आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो बोल दो इधर dt और ये 2v dv। हेलो बोलो ना रे, चलो अभी पहले करा वैसे ही कर लो, तो पूरे को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आया था क्या, तो यहां से dv बराबर आ जाएगा बच्चों dt बाई 2v, बोलो dv बराबर आ जाएगा dt बाई 2v, क्या रख दूं, Yes, sir. क्योंकि मेरी दिल्ली तमन्ना है टेम्परेचर में सारा सिस्टम दिया हो, तो मैंने यहाँ टेम्परेचर लिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में होगा। लेकिन बच्चों टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करना तो अंदर भी सारा टेम्परेचर बनाओ, और यहाँ पे लिमिट टेम्परेचर की रख दो T1 से T2, ओके, आया आनंद, हेलो, Yes, sir. पर उससे पहले यहाँ पे सारा टेम्परेचर लाओ, तो बोल दो बच्चों V और T में रिलेशन है, तो बोल दो V को तो T की टर्म तो लिखूंगा, P हटाओ, तो बोलो P बराबर कितना होता है, तो बोल दो P बराबर nRT बाई V लिखो, उससे टेम्परेचर आ जाएगा, P गायब हो जाएगा, तो लिखो यहाँ पे nRT बाई V, तो कितना आ जाएगा, पुट इन अबव इक्वेशन, इन अबव, तो ऊपर वाली इक्वेशन में P की जगह डालो, तो रखो यहाँ पे P की जगह, तो रखा तो W बराबर कितना आ जाएगा बोलो, तो बोल दो T1 से T2 टेम्परेचर, और अंदर P की जगह nRT बाई V लिखा, और एक भी पहले से ही था, एक 2v पहले से ही था, तो बोल दो 2v पहले से ही था, और ऊपर dt था, ओके, बोल दो बच्चों ये 2v स्क्वायर बन गया, हेलो, तो बोल दो nr बार ले लिया, 2 बार ले लिया, और अंदर बन गया t बाई v स्क्वायर इंटू dt। बताओ ये क्या है, ये क्या है, कई लोग v भी बार ले लेते हैं, v टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो v बार नहीं ले सकता हूं, v टेम्परेचर पर डिपेंड करता है v बार नहीं ले सकता हूं, तो बोल दो बच्चों ये v स्क्वायर t बाई v स्क्वायर 1 है, हेलो, Sir. तो बोल दो बच्चों ये nr बाहर आ गया और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो लिमिट लगा दो, तो कितना आ जाएगा बोलो, हेलो, यहीं पे कर रहा हूं मैं, इधर देखो, समझ में आ गया बच्चों, यही लिख रहा हूं मैं, ये nr बाई 2 इंटू dt हो जाएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, हेलो, ये 1 है, बोल मेरे बच्चे, अभी थोड़ा इंटीग्रेशन को छोटा t1 t2, हाँ, अब बताओ कितना आ जाएगा w बराबर, तो बोल दो बच्चों ये nr बाई 2 बाहर है, और या dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट रखूंगा तो t2 माइनस t1, यानी कि 1200 बटा 300, तो बोल दो n की वैल्यू 1 रख दो, तो ये r बाई 2 n का मान रख दिया 1 मोल, r बाई 2 या 1200 माइनस 300 900, तो बोल दो 900 में डिवाइड करा तो मैं बोल दू 450 आंसर, तो w बराबर आ जाएगा बच्चों 450 r, 450 r, खत्म, हेलो, क्लियर है क्या, Yes, sir. और यही आया था क्या उस मेथड से भी 450 r, Yes, sir. तो वो तो वर्क डन आ गया 450 r, और इंटरनल चेंज इन एनर्जी आ गई बच्चों 1350 r, तो टोटल हीट सप्लाइड हो गई बच्चों 1800 r, खत्म, इस बार वर्क डन पहले निकाला। अब समझ में आ गई बच्चों, वर्क डन में आपको जो इंफॉर्मेशन है उसमें कन्वर्ट कर दो, तो टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन थी तो मैंने डीवी को डीटी में कन्वर्ट कर दिया, ओके, ये चैप्टर 100% कंप्लीट बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स 100% कंप्लीट बच्चों, ओके, बाय बाय।